हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठा मुखर्जी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इंडियन फिलोसफी है कंटेम्पोररी वाला, दिस इज़ वेरी लेंदी एंड बहुत सारा सिलेबस है। एंड क्योंकि मैंने अभी जस्ट रिसेंटली अपना चैनल स्टार्ट किया है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द होल थिंग, पर मैं कोशिश करूँगी जितना मेरे से हो सकता है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हो सकता है शायद संडे को या फिर मैं मंडे को ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो संडे को ही, आज संडे को ही मैं शूट कर रही हूँ। मैं कल सुबह तक, मंडे सुबह तक मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो। ओके, सो पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ, उसके बाद जहाँ तक हमने कंटिन्यू किया था उसके बाद हम बाद वाली पोर्शन पढ़ेंगे। तो पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शायद बहुत बार अटेम्प्ट दे चुके हैं यूजीसी नेट सेट या फिर गेट के लिए, और हो सकता है कि उनका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट है। आज एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था हमारे ग्रुप में, डिस्कशन वाले ग्रुप में, कि मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पर स्टिल क्वेश्चन देख के लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने उसको वही बताया कि ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी होता है। ठीक है, तो मुझे भी कभी कभार ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं शायद कुछ जानती ही नहीं हूँ फ़िलोसफ़ी के बारे में। पर जब आप ग्रेजुएशन करके या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, पर हो सकता है कि जैसा सवाल आ रहा है या फिर जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उस टाइम पे हमें शायद समझ में ना आ रहा हो कि ये एग्ज़ामिनर क्या पूछ रहा है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें वो कंसेप्ट पता है कि कौन से कंसेप्ट से आ रहा है, पर क्योंकि हमने देखा है कि लैंग्वेज ना नॉर्मल नहीं पूछा जाता है, हमेशा घुमा के पूछा जाता है, तो इसीलिए हो सकता है कि उस टाइम पे एग्ज़ाम प्रेशर में आके हम क्या करते हैं, कभी कभार गलत कर देते हैं। और एक बात सबको याद रखना है कि आपका जो भी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो जो बुक मैंने सजेस्ट किया है फॉर क्लियरेंस ऑफ योर कंसेप्ट, फिलोसफी के कंसेप्ट, वो बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, अगर कोई स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से देख रहा है मेरा वीडियो, उसको अगर बंगाली किसी बुक की सजेशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, या फिर मेरे ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर चैनल है, वहाँ पे वो मैसेज कर सकता है, मैं वहाँ पे भी उसको सजेस्ट कर दूँगी। हिंदी बुक के बारे में भी मुझे पता है, पर हिंदी में क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, बट स्टिल अगर कोई हिंदी में पढ़ रहा है या फिर हिंदी लैंग्वेज है तो वो भी मैसेज कर सकता है, मैं उसको हिंदी का भी बुक का सजेशन लिस्ट भेज दूँगी ग्रुप में। ओके, सो नाउ जो बुक है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब सोच लेते हैं कि जो हमने सिलेबस कंप्लीट कर ली, पूरा सिलेबस मान लो हमें पता है, कुछ पता है हमें सिलेबस का A to Z। ठीक है, कोई भी कुछ भी टॉपिक पूछे हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ है कि जब हम सब कुछ पढ़ रहे हैं और जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं या फिर किसी को समझा रहे हैं, आप देखोगे कि आप लोग अगर किसी को समझा रहे हो ना कोई चीज़, तो उस पर ज़्यादा एफर्ट लगता है। हम जैसे खुद पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, 2-3 बार रट लिया, लिख लिया, याद कर लिया, हो गया, ख़त्म हो गया वो टॉपिक, उसके बाद हम उस टॉपिक के पास नहीं जा रहे। पर जब आप वो चीज़ पढ़ा रहे हो तब आपको रियलाइज़ होगा, अच्छा ये मिस हो गया, ये फिर से देखना होगा। तो मैं सारे उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ रेफ़र कर रही हूँ जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है, जो ऑलरेडी बहुत बार नेट सेट दे चुके हैं। उनको मैं बताती हूँ कि अभी के जो 2 महीने बचे हैं, अगर मान लो जून में एग्ज़ाम है तो फिर अप्रैल एंड मई, तो इस पे आप क्या करो कि आप पूरा, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी यूनिट का, आप एक शेड्यूल बना लो मंडे टू संडे का, कि इस दिन मैं इस टॉपिक का रिवीजन करूँगी। ठीक है, ये एक चीज़ करोगे, वो एक हर दिन होनी चाहिए। पेपर 1 का भी इक्वली होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जीआरएफ क्रैक करना है तो आपका टारगेट एटलीस्ट 260 या 270 होने चाहिए, तब जाके 220 या 30 मिलेगा। अगर आप टारगेट ही रखोगे 230 तो वो हार्डली 200 तक ही पहुँचेगा।
या फिर ना भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो टारगेट हमेशा, अगर आप टारगेट 300 मान के चलो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, सोचने में आप कुछ भी सोच सकते हो, सोचने में आप ये भी सोच सकते हो कि आउट ऑफ 300 आपको आउट ऑफ 300 में से पूरा ही 300 मिले, ये आप सोच तो सकते ही हो, राइट। तो ये कर सकते हो। तो क्या होता है ना, जब हमें लगता है कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है तब ना और ज़्यादा डर बैठ जाता है। तो देखो, अगर आप बहुत बार अटेम्प्ट दे रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या फिर प्रोफेसर बनना, पीएचडी करना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस चाहिए, ठीक है। मेरे जितने भी प्रोफेसर हैं उन्होंने सबने मुझे ये लेसन दिया था कि जब हम पढ़ रहे थे ना, जब हम कर रहे थे सारी चीज़ें और बाकी लोग जो है एंजॉय कर रहे थे या फिर जॉब कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो हमें बहुत बुरा लगता था। पर अब देखो, अब हम कहाँ पे हैं। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आप कौन से पोस्ट के लिए लड़ रहे हो। वो पोस्ट ऐसे ही किसी को नहीं दे देंगे ना एनटीए। आप अगर वो पोस्ट संभाल पाओगे तभी आपको मिलेगा वो पोस्ट। तो आप संभालने के काबिल हो भी या नहीं, वो चेक करेगा यूनिवर्स भी और एनटीए भी। ओके, अच्छा, तो पहला क्या काम करना है, पहले तो आपको हर टॉपिक का रिवीजन करना है डे बाय डे, ठीक है। मान लो कि अगर मंडे को आप यूनिट 1 का रिवीजन कर रहे हो 1 से 2 घंटा, तो आप ट्यूसडे को यूनिट 2 का कर रहे हो, ठीक है। फिर आप वेडनेसडे को यूनिट 6 का कर रहे हो। हर टॉपिक कवर होनी चाहिए रिवीजन में, ठीक है। और मान लो कि एक हफ्ते के अंदर आपका जो शेड्यूल हो गया कंप्लीट, वो फिर से रिपीट करोगे, ठीक है। बोरिंग होगा पर यू हैव टू डू, ओके। ये फर्स्ट चीज़। सेकंड है, डेली आपको 3 घंटा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, राइट। तो इसीलिए डेली आपको 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम के तरीके से बैठ के एग्ज़ाम देना है। जो पेपर ऑलरेडी आ चुका है, जो पेपर आप सॉल्व कर चुके हो, वही 3 घंटा टोटल बैठ के एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई फ़ोन नहीं, आप घर वालों को बता देना, या फिर आप अगर किसी के साथ रहते हो रूममेट, उनको बता देना कि 3 घंटे मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट में बैठते हो ना एग्ज़ाम देने, का बॉटल लेके आप बैठ जाओगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने, या फिर आपके पास अगर हार्ड कॉपी है जहाँ पे आंसर नहीं लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो आप बैठ जाओगे 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए। मैं बोलूँगी कि क्योंकि हमारा पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, तो आप कोशिश करना लैपटॉप या कंप्यूटर में ही करना, ठीक है। अगर हो पाए तो आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप ना हो, अगर आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ने चाहते हो, तो लाइब्रेरी में आप पेन ड्राइव के अंदर वो पीडीएफ लेके जाना। लाइब्रेरी में जाके वो पीडीएफ ओपन करके 3 घंटा लाइब्रेरी में होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एकदम पिंड ऑफ साइलेंस रहता है वहाँ पे। तो एकदम 3 घंटा प्रॉपर आप डेली दोगे एग्ज़ाम, क्योंकि आपके पास सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। अब और क्या करोगे आप। तो 3 घंटा हो गया आपका पेपर सॉल्व डेली डेली, ओके। 3 घंटा आप एग्ज़ाम दोगे। वो जो 3 घंटा आप एग्ज़ाम दे दिया, तब कोई भी आंसर ये देखना है वो देखना है ये सब मत करना। आपको जो आ रहा है आप वो करोगे, पूरा प्रॉपर मैथ सॉल्व करोगे, डीआई सॉल्व करोगे, ठीक है। पूरा पैसेज पढ़ोगे, पढ़ के जैसे एग्ज़ाम आप देते हो पूरा वैसे एग्ज़ाम दोगे। हो गया 3 घंटा। अब आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, ठीक है। अब शाम को हो या फिर रात को हो, जब भी आपको टाइम मिले उसी दिन वो पेपर आप चेक करके स्कोर मिलाना कि कितना आया है आपका, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो कि पूरे हफ्ते का मान लो आप मंडे टू सैटरडे तक एग्ज़ाम दे रहे हो, और संडे को बैठ के पूरा जो मंडे टू सैटरडे आपने एग्ज़ाम दिया उसका आप स्कोर कर रहे हो कि कितना हुआ किस दिन। तभी आपको दिखेगा। देखो, आप लोग बोल रहे हो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है मैम, अब समझ में नहीं आ रहा है और क्या पढ़े। अगर सब कुछ आपको आ रहा था या फिर सब कुछ आपको आ रहा है तो आपका हो जाता ना जेआरएफ, राइट। नहीं हो रहा है मतलब कुछ तो लैक हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आ रहा है पर शायद नहीं आ रहा है। जो पीवाईक्यू आपने सॉल्व कर दी है आप वही करो, बार बार करने जाओ, देखना नया नया गलतियाँ निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो 3 घंटा आपका डेली का हो गया। एक आप एग्ज़ाम दोगे, 2 घंटा हो गया आप रिवीजन करोगे। बाकी 2 घंटे में 1 घंटा मैथ प्रैक्टिस एंड 1 घंटा डीआई प्रैक्टिस, ठीक है।
और 1 घंटा या फिर 1 से 1.5 घंटा आप करोगे पेपर 1 का रिवीजन। हो गया। 8 से 9 घंटा आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको जो करना है आप करो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। हमेशा ये मत सोचते रहो कि मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे से कुछ होगा भी या नहीं, ये सब मत सोचो। और सामने बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ है, तो आप नेट सेट की प्रिपरेशन के साथ साथ खुद के लिए भी प्रिपेयर करो कि अगर मान लो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे आप कैसे पढ़ाओगे, आप कैसे डेमो दोगे, तो वो सब भी प्रिपेयर करो। थोड़ा सा एंजॉय करो यार, बहुत खास मोमेंट है। इसके बाद जब आप बन जाओगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर, तब आपके पास टाइम नहीं होगी। ये जर्नी बहुत अच्छी है, इसको एकदम मेमोरी बना देनी है। एकदम दुखी नहीं होना है मेरा इतने बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उतने बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि सोना बहुत महंगा है, फिर भी लोग पैसा जमा के सोना खरीद रहे हैं ना, वही बात है। जीआरएफ सोने की तरह है, सोने की मुर्गी है। ठीक है, तो उसको पाने के लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शायद हमको लग रहा है हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा हम कर सकते हैं, इसलिए हमारा नहीं हो रहा है, बाकियों का शायद हो रहा है। देखो, किसी का नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान आज तक जीआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है फ़िलोज़फी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुतों ने किया है। तो हमसे नहीं हो रहा है, कुछ लैक हो रहा है। आप ये सब करके देखो जो मैंने बताया। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो तो आप बताना, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो 2 ही महीना करना होगा आपको ये काम, उसके बाद तो एग्ज़ाम हो गया, फिर आप फ्री, आपको जो करना है आप करो। जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैंने बस उनके लिए ही ये चीज़ बताई, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है सिलेबस कंप्लीट, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, आप उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करो। एंड जो टॉपिक आपका नहीं हो रहा है ना, वो टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जो लोग नए स्टार्ट किया है प्रिपरेशन देना, उनके पास तो अभी टाइम है, हो सकते हैं वो लोग जून का अटेम्प्ट ना दे के दिसंबर का अटेम्प्ट दे। पर जो लोग चाहते हैं कि जून का अटेम्प्ट देंगे और उनका शायद 3-4 यूनिट बाकी है, या फिर किसी का हो सकता है 10 यूनिट ही बाकी हो, तो आप लोग पैनिक मत करो। जितना आपसे हो बन सकता है आप उतना कोशिश करो, ठीक है। और एक चीज़, आप जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम दे के आए हो ना, जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है सिलेबस, उनके लिए और एक गाइडेंस कि आपने जो एग्ज़ाम दे रखा है ना, जिसका स्कोर कार्ड आपको मिल गया है, उसका आंसर की, खुद का आंसर की तो होगा ना आपके पास, जो आपने अटेम्प्ट करके आए थे। वहाँ से आप मार्क करो कि कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही है, या फिर कौन सा टॉपिक आपका माइनस हो रहा है, जहाँ पे मार्क्स कट रहा है। लास्ट 5 ईयर का आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से यूनिट पे आपको और ज़्यादा काम करने होंगे, ठीक है। ये सबके लिए ही लागू है, जो एक बार दिया है अटेम्प्ट, या फिर जिन्होंने मान लो नहीं भी दिया है, वो भी एक बार एक काम कर सकते हैं। मान लो कि 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं पर अभी तक एक भी एग्ज़ाम पे नहीं बैठे हैं, तो वो भी घर पे 3 घंटा प्रॉपर एग्ज़ाम दे सकता है। अगर उसका बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया है कंप्लीट, शायद कुछ ही यूनिट्स बाकी हैं, वो आप कर सकते हो। और पेपर 1 के लिए यूट्यूब में फ्री बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है। कुछ क्लासेस जहाँ से मैंने पढ़े हैं मैं बता देती हूँ। एक तो भरत कुमार सर का क्लासेस है, शॉर्ट में बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाते हैं पेपर 1 में। देखो, पेपर 1 में हमें डेप्थ में नहीं जाना होता है, शॉर्ट में ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है। फिर है तलवीर सर का, फिर है निहारिका मैम है एक, उनका। तो ये कुछ है। अभी भी आपको और भी शायद हो सकते हैं आपके दूसरे फेवरेट्स सर मैम, पर मैंने जिनसे पढ़ा है मैं उनकी बता रही हूँ कि पेपर 1 जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे बहुत डर लगता था पेपर 1 से, क्योंकि मुझे ना टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में आता था, ना मुझे हायर एजुकेशन समझ में आता था, ना मुझे रिसर्च। मुझे तो पहले कुछ दिन समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जब आप जाके मार्केट से एक बुक उठा के लाते हो ना, तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से बुक से क्या पढूं। तो वही प्रॉब्लम है। तो अगर आप यूट्यूब में देखोगे ना थोड़ा सा वीडियो पेपर 1 का, तो थोड़ा सा आपको सॉर्टेड फील होगा कि अच्छा यहाँ से ही पढ़ना है। क्योंकि पेपर 1 में और पेपर 2
का जो कंसेप्ट है ना, इसमें बहुत डिफरेंस है। पेपर 2 में आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, बट पेपर 1 में आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपका हो जाएगा। पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स लोगों का आता है, 75, 80, 85 तक आता है, ठीक है। पर पेपर 2 में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट का दिक्कत हो रहा है। मान लो हमें कंसेप्ट पता है, पर उस टाइम पे, उस मोमेंट में कुछ तो गलत हो रहा है, हम कुछ सही नहीं सोच पा रहे या फिर आंसर गलत दे रहे, तभी मार्क्स घट रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी 2 महीने हैं, ज़्यादा पैनिक मत करो। जो भी टाइम है आपके पास, उसको आप अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करो। आई होप सबका JRF हो जाए, सबका नेट हो जाए, सबका गेट हो जाए। जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो सबका क्लियर हो जाए, ठीक है। ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोग काम करो, ज़रूर सक्सेसफुल होगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया। नाउ हमने बोला था कि हम विवेकानंदों का स्टार्ट करेंगे मेटाफिज़िकल स्टैंड पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ से ही हम आज हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे, मेटाफिज़िकल स्टैंड पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लास्ट क्लास में कि हम मेटाफिज़िकल जो स्टैंड पॉइंट है विवेकानंदों का, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जस्ट उनका कहाँ से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं अपनी फ़िलोज़फ़ी के बारे में, तो वो सब मैंने पढ़ाया था। अभी हम पढ़ेंगे विवेकानंदों का जो मेटाफिज़िकल स्टैंड पॉइंट है ना, वो ओके। तो क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस द टीचिंग ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ रिलीजियस टीचर इनटू द टेक्निकल मोल्ड ऑफ एकेडमिक फ़िलोसफी। तो क्या बोला जा रहा है कि कोई भी जो सोशल रिफॉर्मर है या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर, उनके बारे में, कोई एक इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर, उनके बारे में या फिर उनका जो फ़िलोसफी है उसके बारे में डिस्कस करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक टीचिंग पे आना या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू में आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो द रीज़न आर सिंपल। क्यों? Because a preacher or a religious teacher does not merely seek to satisfy the intellectual curiosity of man, he appeals to feeling and fancy as well. As such, he does not feel the need of observing the rule of logic. तो क्या होता है? क्यों? रीज़न क्यों सिंपल है? क्योंकि बोला जा रहा है कि एक जो रिफॉर्मर होता है या फिर जिसको धर्म गुरु बोला जाता है, वो क्या करते हैं, वो बस ह्यूमन बीइंग का जो एक रैशनल इंटेलेक्चुअलिटी होता है, ठीक है, बस उसके बारे में ही नहीं सोचता है, ठीक है। पर क्या समझते हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग का जो फीलिंग्स होता है, उनका जो थिंकिंग की एबिलिटी होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी वो सोचते। बस इसलिए नहीं सोचते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई करेगा, या फिर मान लो कि हम कोई एक प्यारा चीज़ बोल रहे हैं या फिर कोई एक इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है कि हम कोई ऐसा बात बोल रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी, या फिर दूसरी तरफ कोई ऐसा बात बोल रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कड़वी लगेगी। तो ऑब्वियसली जो कड़वा बात है वो लोग नहीं सुनेंगे, पर जो अच्छी बात होगी, मीठी बात होगी, वही लोगों को पसंद आएगी। तो वही बोल रहे हैं कि एक जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो एक रिलीजियस टीचर है। तो वो क्या करते हैं, वो बस इंसानों को जो पसंद आए या फिर इंसान की ईगो को या फिर उनके अंतरात्मा को जो चीज़ सेटिस्फाई करे, ऐसा बात नहीं बोलते हैं, बल्कि ह्यूमन बींग्स को जो फीलिंग्स या फिर जो उनका फैंसी है, उस चीज़ की तरफ भी ये अपील करता है, ठीक है। एंड एज सच ही डज नॉट फील द नीड ऑफ ऑब्जर्विंग द रूल ऑफ लॉजिक का जो रूल है, उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं कोई भी रिफॉर्मर, ठीक है, ओके। Next, moreover, one who is basically interested in the practical affairs of life does not have the time to care for
discrepancies and contradiction involved in the theory side of the problem, in the comprehensive sweep and the feeling approach of the religious teacher, contradiction just melt away. तो क्या बोला जा रहा है, मोर ओवर कोई पर्सन जो बेसिकली इंटरेस्टेड है ना प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ लाइफ के बारे में, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बाहर की जो भी कॉन्ट्रडिक्शन या फिर बाहर की जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उनके बारे में सोचने का या फिर उनके बारे में केयर करने का टाइम नहीं है उनके पास। ठीक है, देखो क्या बोला जाएगा कि विवेकानंद का जो फिलोसफी है ना वो थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है। आइडियलिज्म, जैसे हमने बाकले का पढ़ा था ना, आइडियलिज्म भाववादी, विवेकानंद का व्यू थोड़ा सा वैसा है, आइडियलिस्टिक व्यू। ठीक है, ओके। तो वैसे आइडियलिज्म क्या है हमें पता होगा कम ज़्यादा सबको, दैट आइडियलिज्म इज़ अ फिलोसॉफिकल अप्रोच। ठीक है, तो जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि जो रियलिटी है उसको फंडामेंटली मेंटल, स्पिरिचुअल और फिर इमैटेरियल करना चाहते हैं विद द आइडियाज़ एंड द कॉन्शसनेस बीइंग मोर एसेंशियल देन मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसको डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर या किसके हिसाब से, माइंड के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में भी बोला जाता है। आइडियलिज्म में यहाँ पे कॉन्शसनेस या फिर जो चेतना बोला जाता है उस चीज़ की ही ज़्यादा किया जाता है। हमें पता है एक तो है रियलिज़म और एक है आइडियलिज़म। रियलिज़म में ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाता है, राइट, ऑब्जेक्ट, वस्तुवाद, और यहाँ पे मेंटल कॉग्निशन या फिर जो कॉन्शसनेस है उसके बारे में। ओके, सो क्या बोला जा रहा है, that even so an attempt can be made to apply metaphysical epistes to the philosophy of Vivekananda. The philosophy of Vivekananda is idealist. क्या बोला जा रहा है, even so an attempt can be made to apply metaphysical epistes to the philosophy of Vivekananda. The philosophy of Vivekananda is idealistic in more sense than one. आइडियलिज्म में मीन आइदर आइडियलिज्म, अच्छा ये जो इज़म है ना, ISM, आइडियलिज्म या फिर आइडियाइज्म और आइडियलिज्म, तो यहाँ पे देखो तीनों अलग बोला जा रहा है। एक तो बोला जा रहा है आइडियलिज्म, आइडियाइज्म एंड आइडियलिज्म। ठीक है, तो आइडियलिज्म क्या होता है, आइडियल मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कोई हमारा आइडियल है, आदर्श, राइट। इज़म जो वर्ड है ना, ISM, इज़म, इस वर्ड का मीनिंग है थ्योरी या फिर कोई मतवाद। ठीक है, कोई थ्योरी। और फिर आइडियाइज्म मतलब कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई थिंकिंग, उसका थ्योरी, या फिर आइडियलिज्म मतलब भाववाद या फिर भावावाद। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो विवेकानंद का फिलोसफी है वो बहुत ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है। जितना हम उसको आइडियलिस्ट वर्ड से जितना समझते हैं उससे ज़्यादा ही ये आइडियलिस्टिक है। ओके, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड सेंस ऑफ द टर्म। आइडियाइज्म एंड आइडियलिज्म, इन दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल्दो बोथ कैन बी एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल आइडियलिज्म, ये जो दोनों ही हैं, दोनों ही मेटाफिजिकल आइडियलिज्म के बारे में ही कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर मेटाफिजिकल आइडियलिज्म बिलीव्स that the reality is ultimately spiritual और mental और ideal in character। तो क्या बोला जा रहा है, जो मेटाफिजिकल आइडियलिज्म है ना वो क्या बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि हमारा जो रियलिटी है वो अल्टीमेटली क्या है, हमारा जो रियल वर्ल्ड है या फिर जो रियलिटी है, हमारी रियलिटी वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में अल्टीमेटली स्पिरिचुअल है। ठीक है, अल्टीमेटली वो क्या है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है और मेंटल है, मानसिक है और आइडियल है। एक आइडियल नहीं बोलते हम कि एक आदर्श है, वो है आइडियल है इन कैरेक्टर। तो फिर मेटाफिजिकल जो आइडियलिज्म है वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो स्पिरिचुअल है,
तो मेटाफिजिकल जो आइडियलिज्म है वो क्या बिलीव कर रहे हैं कि रियलिटी एक्चुअल में क्या है। रियलिटी एक्चुअल में अल्टीमेटली एक स्पिरिचुअल और मेंटल और आइडियल है इन कैरेक्टर, मतलब आइडियल नेचर की या फिर मेंटल नेचर की या फिर स्पिरिचुअल नेचर की है। कौन कौन है? रियलिटी। ठीक है। So some metaphysical idealists go on to the hold that the ideal reality is of the nature of ideas। तो क्या बोला जा रहा है कि कुछ जो मेटाफिजिकल आइडियलिस्ट है वो क्या बोलते हैं, वो इस चीज़ पे होल्ड कर रहे हैं या फिर ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो हमारा आइडियल रियलिटी है ना, उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा आइडियाज़ की जो धारणा, आइडिया, थॉट, धारणा, तो उस चीज़ का नेचर का है। So ideas are either of some mind, finite or infinite, or ideas as such objective and universal। तो क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो आइडिया है ना वो आइदर हो सकता है किसी माइंड का हो, किसी फाइनाइट बीइंग या फिर इनफाइनाइट बीइंग के माइंड का हो, या फिर ऑब्जेक्टिव आइडिया हो या फिर यूनिवर्सल आइडिया हो। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का आइडिया, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं कि few pens are red, this is objective idea। यूनिवर्सल क्या हो रहा है, मान लो हम बोल रहे हैं कि ऑल क्रिकेटर्स आर रिच। ठीक है। या फिर हमारे थॉट, कोई हमारा पर्सनल थॉट या पर्सनल आइडिया या फिर किसी फाइनाइट या इनफाइनाइट बीइंग का माइंड का थॉट, यही है आइडिया। आइडियाज़ थ्योरी जब हम बाकले में पढ़ेंगे, लॉक में पढ़ेंगे, तब हमको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ओके। सो बाकले मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड प्लेटो ऑफ द अदर। ऑब्वियसली बाकले किस बारे में बात करते हैं? बाकले ऑब्जेक्टिव के बारे में ही बात करते हैं, राइट। पर प्लेटो यूनिवर्सलिज्म के बारे में बात करते हैं। सबको पता होनी चाहिए ये चीज़ प्लेटो का, जिन्होंने पढ़ा है। So Vivekananda is not an idealist in that sense. He is an idealist because he believes that the ultimate reality is essentially spiritual in character। देखो वैसे तो हम जैसे बाकले के बारे में, फिर हेगल के बारे में पढ़ते हैं ना, आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, देन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, तो वैसे तो हमने कभी पढ़ा नहीं है कि विवेकानंद आइडियलिस्ट है। तो फिर यहाँ पे वही बोल रहे कि विवेकानंद को यहाँ पे आइडियलिस्ट बोला जा रहा है, कौन से सेंस में ना, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो बिलीव कर रहे हैं क्या ना, जो हमारा अल्टीमेट रियलिटी है ना, दैट इज़ एक्चुअली एसेंशियली स्पिरिचुअल इन कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर कैसा है? स्पिरिचुअल। ठीक है। ओके। इसीलिए वो इसको मेटाफिजिकल आइडियलिज्म बोल रहे हैं। और कोई ऐसा बात नहीं है कि वो बाकले या फिर दिल की तरह आइडियलिस्ट है, वैसा नहीं बताया जा रहा है। उनको इसीलिए आइडियलिस्ट बताया जा रहा है क्योंकि वो बिलीव कर रहे हैं कि हमारा जो रियलिटी है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल है कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक है। ओके। सो ही इज़ ऑल्सो एन idealist in that sense that he believes in the ultimacy of certain ideal values and recommends that a continuous and persistent effort should be made for the attainment of those values। एंड इसीलिए भी उनको बोला जा सकता है आइडियलिस्ट क्योंकि वो क्या कर रहे हैं ना, वो सर्टेन कुछ वैल्यू हमारे, जैसे मैंने बताया कि हर इंसान का लाइफ में डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं। मेरे लाइफ के कुछ उसूल होंगे, आपके लाइफ के कुछ अलग उसूल होंगे, हमारे लाइफ के उसूल कभी सेम नहीं हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये डिफरेंट जो वैल्यूज़ होते हैं, डिफरेंट हमारा जो थॉट्स प्रोसेस होता है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में एफर्ट डालते हैं या फिर हमारे लाइफ को हम लीड करते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, उस चीज़ के बारे में या फिर उस वैल्यू के बारे में विवेकानंद बात करते हैं। ठीक है। सो हिज आइडियलिज्म इज़ देयरफॉर नॉट अनरियलिस्टिक। Idealism becomes unrealistic only when the ideal is nothing। Okay, so his idealism is therefore not unrealistic। उनका जो idealism है वो बिल्कुल ही unrealistic नहीं है। and idealism becomes unrealistic। idealism becomes unrealistic only कब होगा?
मतलब आइडियलिज्म, देखो यहाँ पे तीनों वर्ड के बारे में पहले बताया गया। एक तो बताया गया आइडियलिज्म, आइडियल एंड इज़म। सेकेंड बताया गया आइडिया एंड इज़म, एंड थर्ड बताया गया आइडियलिज्म जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बताया जा रहा है वही कि जो आइडियलिज्म है वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक नहीं है, पर वो अनरियलिस्टिक बन सकता है कब न, जब हमारा जो आइडियल है दैट इज़ नथिंग बट अ क्रिएशन ऑफ वंस इमेजिनेशन। मान लो कि हम किसी पर्सन को बहुत अच्छा या फिर बहुत अपना आइडियल समझ रहे हैं। मान लो कोई इंसान है हमारे लाइफ में जिनको हम समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन होता है जिनका गाइडेंस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हो सकता है कोई सीनियर हो सकता है कोई जूनियर हो, या फिर आपका कोई कलीग हो, या फिर कोई फ्रेंड हो। तो वो बोलेगा कि ये सही है तो वही सही होता है, वो बोलता है ये गलत है तो हम मान लेते हैं वही गलत है। तो मान लो कि हम जिसको अपना आइडियल समझ रहे, या फिर मान लो हमारा जो सीनियर है हम समझ रहे हैं कि हम उनकी तरह बनेंगे। तो जब हमें पता चला कि हम उनको जैसे समझ रहे थे एक्चुअल में वो वैसे नहीं है, तो तब क्या होता है, हमारा एक हम सोच रहे थे ना, उनको इमेजिन कर रहे थे अपने आइडियल के हिसाब से। जैसे नहीं होता कि हम मानते हैं कि हमारा आइडियल पर्सन, मान लो कि शाहरुख खान को हम मान रहे हैं कि शाहरुख खान की तरह सक्सेस पानी है, या फिर विवेकानंद की तरह फिलोसोफर बनना है। पर्सन के बारे में आप ये सोच सकते हो, मान लो कि कोई पर्सन, ठीक है, सुंदर पिचाई, ठीक है, मान लो सुंदर पिचाई को देख के आप सोच रहे हो कि आपको भी उनकी तरह बनना है। तो क्या हो रहा है, क्यों आपको उनकी तरह बनना है? क्योंकि शायद वो लाइफ में जितना सक्सेसफुल है, या फिर उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जैसा भी नेचर है वो आपको पसंद है। ठीक है, अब मानो कि आपको उनके बारे में, या फिर किसी भी पर्सन जिसको आप आइडियल मान रहे हो, या फिर जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, तो अगर आपको उनके बारे में ऐसा कुछ पता चले जो आपको शायद नहीं पता था, तो क्या होता है कि आपका इमेजिनेशन ब्रेक हो जाता है। आपने इमेजिन किया था कि वो पर्सन ऐसा है, पर बाद में पता चला कि वो पर्सन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो उसको। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये आइडियलिज्म कब अनरियलिस्टिक हो जाएगा, जब हमारा जो आइडियल है, ठीक है, देखो आइडियल है वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली हमारा एक क्रिएशन हो जाएगा, या फिर हमारा एक इमेजिनेशन है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। So Vivekananda asserts that the ideal that he talks about is a living ideal capable of inspiring and attracting man towards itself। तो विवेकानंद assert कर रहे जिस आइडियल के बारे में वो बात कर रहे वो एक्चुअली एक लिविंग आइडियल है, एंड उसके पास सारे कैपेबिलिटी है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि शाहरुख खान एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है, वो कुछ भी बोलता है, वो पर्सन कोई भी कोट बोले, कोई भी मोटिवेशनल बात बोले, वो एकदम वायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी में वो कैपेबल है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, वो कैपेबल है लोग को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दैट्स वाई लोगों को वो कुछ भी मोटिवेशनल हो, या फिर सक्सेस का स्टोरी हो, हार्डवर्क स्टोरी हो, ये सब वो बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग ये जानना चाहते हैं, लोगों को ये पसंद आ रहा है, राइट। तो इसलिए देखो मैंने क्यों शाहरुख खान का एग्जांपल दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत अच्छे बात करते हैं, बहुत मोटिवेशनल बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, लिविंग आइडियल who is capable of inspiring, who is capable of influencing people and also attracting man towards itself, अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
सो विवेकानंदस आइडियलिज्म इज मोनिस्टिक, मैंने पहले ही बताया था कि ये मोनिस्टिक है, मोनिज्म से बेस्ड ऑन है. सो एन आइडियलिस्ट फिलोसफी दैट इज स्ट्रिक्टली मोनिस्टिक बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्स टू असर्ट दैट रियलिटी हैज़ टू बी इनडिटरमाइंड. तो क्या बोला जा रहा है कि विवेकानंदों का जो आइडियलिज्म है वो तो मोनिस्टिक है, एंड एक आइडियलिस्ट फिलोसफी जो स्ट्रिक्टली मोनिस्टिक है वो क्या बन जाता है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है. ठीक है, एंड जब ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है तो उसका रियलिटी क्या हो जाता है, रियलिटी इनडिटरमाइंड हो जाता है, बिल्कुल भी हम उसका रियलिटी डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं. सो द वन इट फील्स कैन नॉट एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन और क्वालिफिकेशन ऑफ एनी काइंड विद इन इट. सो विवेकानंदस वेरी ऑफन डिस्क्राइब रियलिटी इन दिस फैशन, इन द फैशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मोनिस्ट. तो क्या कर रहे हैं विवेकानंदो बोल रहे हैं कि इट फील्स एंड कैन नॉट एक्सेप्ट, वो ये जो डिस्टिंक्शन या फिर क्वालिफिकेशन है इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं. एंड उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, उन्होंने एक नया चीज़ बताया विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट मोनिस्ट. बट एट मेनी अदर प्लेसेस रियलिटी इज गिवन अ monotheistic description and assertions that about God's character are empathically made. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो एक मोनेस्टिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एंड वहाँ पे वो असर्शन कर रहे हैं कि गॉड का जो कैरेक्टर है वो एम्पैथिकली बहुत ही मतलब ऐसा है कि लोगों ने उसको बनाया है, वैसा कैरेक्टर ऐसा बनाया है गॉड का जहाँ से सुन के ही हमको एम्पैथी आ जाए. सो one is at a loss to decide whether Vivekananda's philosophy is strictly an abstract monistic or monotheistic. So this difficulty that a student Vivekananda's philosophy is strictly and एब्स्ट्रैक्टली मोनिस्टिक और मोनोथियस्टिक, तो फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा खुद के लॉस पे, या फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि विवेकानंद का जो फिलोसफी है क्या वो स्ट्रिक्टली एब्स्ट्रैक्टली मोनिस्टिक या फिर मोनोथियस्टिक है, हमें ये देखना पड़ेगा. सो दिस डिफ़िकल्टी दैट अ स्टूडेंट ऑफ एकेडमिक फिलोसफी एक्सपीरियंसेस डज नॉट प्रेजेंट एनी प्रॉब्लम टू विवेकानंदो. ही डज नॉट perceive any contradiction or opposition between these two, monism and monotheism. तो क्या बोला जा रहा है कि जो एकेडमिक फ़िलोज़फ़र है या फिर फ़िलोसफ़ी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी तक ये जो मोनोथियज़म है या फिर मोनिज़म है इन दोनों के बीच में अभी तक उनको कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कोई भी अपोजिशन नहीं मिला. ठीक है, तो इसीलिए उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. अच्छा, मोनोइज़म क्या है? मोनिज़म है हमारा अद्वैतवाद, राइट. एंड मोनोथियज़म क्या है? मोनोथियज़म मतलब सेम ही है, अद्वैतवाद ही है, बट मोनोथियज़म क्या होता है? एकेश्वरवाद बोला जाता है जिनको. ठीक है, मतलब अद्वैतवाद ही है, ठीक है, अद्वैतवाद ही है, पर उसको मोनोथियज़म जब हो रहा है वो एकेश्वरवाद हो रहा है, और जब ये इज़म हो रहा है तब ये अद्वैतवाद हो रहा है. ठीक है, ये दोनों वर्ड की मीनिंग सिमिलर ही है, सेम ही है, पर अलग है थोड़ा सा. वो एकेश्वरवाद बोला जा रहा है, इसको अद्वैतवाद बोला जा रहा है. ओके, सो एंड इट रेफरेंस टू डिफरेंट डिस्पोजिशन एंड एटीट्यूड ऑफ मैन. जैसे बोला मैंने, डिफरेंट डिस्पोजिशन दिया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, एंड डिफरेंट एटीट्यूड के बारे में बताया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के. सो द डिफरेंस इन डिस्पोजिशन, डिफरेंट बस डिस्पोजिशन है इनका, बाकी तो सेम ही है. बोला ना कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन या फिर अपोजिशन है ही नहीं, सेम ही है. थोड़ा सा बोलने का तरीका या फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है, डिस्पोजिशन का तरीका डिफरेंट है. ओके, सो इट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस इन ट्रूथ एज सच, एंड इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन अप्रोच टू ट्रूथ. देयरफॉर विवेकानंद फ्रीली कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन मोनिज्म एंड मोनोथियज्म. विवेकानंद क्या कर रहे हैं? फ्रीली जो है मोनिज्म एंड मोनोथियज्म के बीच में एक डुअलिस्टिक नेचर कर रहे, कभी यहाँ पे जा रहे कभी वहाँ पे जा रहे. ठीक है, ओके. सो ये हो गया उनका मेटाफिजिकल स्टैंड पॉइंट. अब है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, वो है रियलिटी एंड गॉड. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि मैम हमारे
टॉपिक में, सिलेबस में तो प्रैक्टिकल वेदांत तो है, तो आप उनका पहले इन्फ्लुएंस, फिर उनका फ़िलोज़फ़ी, फिर उनका मेटाफिज़िकल व्यू, फिर रियलिटी गॉड, ये सब पढ़ा रहे हो, तो आप प्रैक्टिकल वेदांत तो कब पढ़ाओगे? तो देखो क्या होता है, मैंने पहले भी ये बोला है, जब भी मैंने क्लास लिया है तब भी मैंने ये चीज़ बोला है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, दिस इज़ फिलोसफी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये ना पढ़ के अगर मैं स्टार्टिंग में ही, जैसे यूजुअली लोग करते हैं कि स्टार्टिंग में ही कुछ पॉइंट मैंने बता दिया कि दिस इज़ प्रैक्टिकल वेदांत, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि बताया कि मैं बस क्लास नहीं ले रही हूँ, मैं आप लोगों को तैयार कर रही हूँ, नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट सेट गेट बट ऑल्सो फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो या फिर क्लास कर रहे हो, वो चीज़ आपको एकदम याद में रहना चाहिए, हर एक कंसेप्ट याद में होनी चाहिए। देखो, एक जो लाइन मैं बता रही हूँ उसके पीछे भी बहुत सारे स्टोरी हो रहे, बहुत सारे मीनिंग हो रहे, तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ। और एक चीज़, जैसे कि मैं खुद इंग्लिश वर्जन में पढ़ के आई हूँ, पर क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरे पास बंगाली बुक भी है, पर मैंने कभी हिंदी में नहीं पढ़ा है। तो अगर कोई हिंदी वर्जन का है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसका भी जो बुक है भारतीय समकालीन दर्शन का, राइटर का नाम मुझे याद नहीं है अभी, पर मेरे पास है शायद PDF, या फिर मेरे पास बुक का पेज है, फ़ोटो है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगी या फिर कमेंट कर दूँगी, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज में आप हो, आई होप मैं जो समझा रही हूँ वो आपको समझ में आए। देखो, इंग्लिश में भी जो लोग पढ़ रहे हैं ना, ज़्यादा टफ़ नहीं है, कुछ कुछ वर्ड के मीनिंग टफ़ है, पर आपको ये याद में रखना होगा कि जो वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग गूगल पे जो आ रहा है, सारे मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे मीनिंग सेट नहीं होते। फ़िलोज़फ़ी में मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंटली सेट होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली आप जो भी देखो मीनिंग, वो पहले देख लेना कि उस लाइन के साथ सूटेबल जा रहा है या नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियलिटी एंड गॉड। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दैट इट इज़ समवट फिलोसफी। तो मतलब यहाँ पे रियलिटी एंड गॉड क्यों आ रहा है, यहाँ पे हम रियलिटी की ही बात कर रहे हैं ना, रियलिटी के बारे में ही बताया जा रहा था, मेटाफिज़िकल आइडियलिज्म आया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो रियलिटी है, ठीक है, उसके साथ जो गॉड है उसका एक रिलेशन या फिर उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। बट ये जो दो कंसेप्ट है ना, ये दोनों इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियलिटी एंड गॉड का कंसेप्ट है, ये दोनों डिस्टिंक्ट कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ समवट फिलोसॉफिकली अनयूजुअल टू ट्रीट रियलिटी एंड गॉड अंडर द सेम हेड, ठीक है। एक ही साथ हम रियलिटी एंड गॉड को ट्रीट नहीं कर सकते, बट इन फिलोसफी ऑफ विवेकानंदो दे आर नॉट डिस्टिंक्ट कंसेप्ट। पर विवेकानंदो के जो थ्योरी है वहाँ पे ये डिस्टिंक्ट कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ये इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट बिल्कुल नहीं है। सो ट्रेडिशनल फिलोसफी treats reality as a metaphysical concept and God as a religious concept। तो क्या होता है कि ट्रेडिशनली जो हमारा फिलोसफी है ना, वो क्या ट्रीट करता है, रियलिटी को एज अ मेटाफिजिकल कंसेप्ट एंड गॉड को एज अ रिलीजियस कंसेप्ट, ठीक है। ये याद होनी चाहिए कि फ़िलोसफी को कैसे ट्रीट करते हैं, फिलोसफी में रियलिटी को कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ मेटाफिजिकल कंसेप्ट, क्योंकि रियलिटी स्पेस टाइम पे एग्जिस्ट हो रहा है ना। रियलिटी मतलब क्या, अभी का टाइम, अभी का स्पेस, राइट। तो इसलिए इसको मेटाफिजिकल कंसेप्ट के साथ हम कंसिडर करेंगे एंड गॉड को एज अ रिलीजियस कंसेप्ट। सो फॉर विवेकानंदो सच डिस्टिंक्शन आर इररिलेवेंट। तो क्या हो रहा है कि विवेकानंदो बोल रहे ये जो डिस्टिंक्शन हो रहे हैं, ये जो आप लोग इनका जो अलग अलग आप कर रहे हो, इनका कोई वैल्यू नहीं बनता, दिस ऑल आर इररिलेवेंट, ओके। So in fact विवेकानंदो combines in his thought abstract monism and theism। तो विवेकानंदो ने क्या किया है, abstract monism and theism को क्या किया है, कंबाइन किया है, एक साथ किया है। abstract monism भी रहेगा और उसके साथ theism भी रहेगा, शेषरवाद भी रहेगा यहाँ पे उसके साथ,
जो अद्वैतवाद या फिर एक ईश्वरवाद है वो भी रहेगा। सो ही इज़ अ पैंथियस्टिक। पैंथियस्टिक मतलब क्या है? पैंथियस्टिक मतलब है जो सर्वेश्वरवाद है, मतलब सारे जो यूनिवर्सल गॉड है सबके बारे में ही हम सोच रहे हैं या फिर सबको हम मान रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा गॉड है जिसको हम मानेंगे स्पेशली। इसको मान लो कि कोई बोलेगा कि मैं शिव जी को मानती हूँ तो मैं बाकी किसी भी गॉड को नहीं मानूंगी, ऐसा नहीं है। पैंथियज्म मतलब यही है कि सारे जितने भी गॉड है, ठीक है, सारे गॉड की या फिर सारे जितने गॉड हैं हमारे 3 कोर्स देव देवीज आर इन आवर रिलीजियन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ये जो विवेकानंदों का थॉट है या फिर उनका फिलोसफी है, इट इज़ अ पैंथियस्टिक, मतलब यहाँ पे सर्वेश्वरवाद हो रहा है या फिर सारे जो ईश्वर है या फिर जितने भी गॉड है उन पे बिलीव किया जा रहा है, सारे यूनिवर्सल। कोई भी सेपरेट यहाँ पे नहीं हो रहा है कि कोई बोल रहा है कि हम कृष्णन जी को मानते, कोई बोल रहे हैं हम राधा जी को मानते, कोई बोल रहे हैं हम भगवान शिव को मान रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे जितने गॉड है सारे गॉड को हम मान रहे हैं एंड किसी के बीच में भी हम कोई सेपरेट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ पैंथियज्म, पैंथियस्टिक। ओके, एंड ये याद रखना, शायद मैंने किसी साल के क्वेश्चन में ये देखा था कि वेदार विवेकानंद इज पैंथियस्टिक, शायद ऐसा रीजन में आया था। हम सॉल्व जब करेंगे तो हमको मिलेगा वो सारे क्वेश्चन। अब देखना, जब मैं पढ़ाऊँगी ना, कंसेप्ट ख़त्म करूँगी, फिर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँगी कि यहाँ से ये क्वेश्चन आया था। आप शॉक हो जाओगे कि सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, क्योंकि यूनिट 5 बहुत आसान है। मतलब जो जो टॉपिक्स में आते हैं, यहाँ पे जो जो बुक में टॉपिक है वहाँ पे यहाँ से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये जो बुक है ये बहुत अच्छे से आप पढ़ लेते हो बसंत कुमार का, तो फिर आपका यूनिट 5 से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूट सकता। ठीक है, ओके। Yet God according to him is personal। तो विवेकानंद क्या बोल रहे हैं कि गॉड जो है, भगवान जो है, वो क्या है? वो पर्सनल है। ठीक है, वो पर्सनल है। सो कंसिक्वेंटली वी फाइंड two current following almost side by side in the philosophy of Vivekananda. One that resemblance of Advaita Vedanta and other that the reminds that one of the theism of the Bhakti cult। तो क्या हो रहा है, एक जगह पे ये अद्वैत वेदांतों के साथ रिसेम्बलेंस खा रहा है विवेकानंद का फिलोसफी, दूसरी तरफ पे थियज्म के साथ जो हमारा भक्ति कल्ट है उस पे, उसके साथ भी इसका फिलोसफी जो है विवेकानंद का, उनका फिलोसफी रिसेम्बलेंस हो रहा है, मतलब सेम हो रहा है। ठीक है, ओके। या फिर हमको वहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रहे हैं। रिसेम्बलेंस मतलब क्या, सिमिलैरिटीज़। ओके, सो विवेकानंद इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड दैट these two currents are not really two currents, that they are just two ways of looking at reality। तो विवेकानंद ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हो ही गए थे कि ये जो दोनों चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है ये एक्चुअली दोनों चीज़ नहीं है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली दो तरीके हैं जहाँ से हम रियलिटी को देख रहे हैं। मान लो दो रास्ता है हमारे पास, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम पढ़ाई नहीं भी कर सकते। तो विवेकानंद इतना कन्विंस्ड थे कि वो बोल रहे हैं कि ये बस दो तरीका है चीज़ों को देखने के लिए, ये दो अलग करेंट नहीं है, दोनों अलग अलग पाथ नहीं है, ये बस तरीका है देखने का। But then an attempt can be made to determine the feature of both this aspect of this thought. Almost like Advaita Vedantin, विवेकानंद says that the reality is one absolute ब्रह्म। जैसे हमने पढ़ा है वेदांतों में क्या बोला जाता है कि रियलिटी क्या है, जगत क्या है, रियलिटी क्या है, एब्सोल्यूट ब्रह्म। तो बोला जाता है कि ब्रह्म जो है वही बस सत्य है और बाकी जो जगत या वर्ल्ड है, रियलिटी है, वो सब कुछ क्या है, फॉल्स है, मिथ्या है। राइट, तो ही एम्फसाइजेस द मोनिस्टिक कैरेक्टर ऑफ रियलिटी टू सच
a great extent that he says that the reality is one part not a whole। तो विवेकानंद क्या बोल रहे हैं, उनके जो फिलोसफी है वहाँ पे तो मोनिज़म का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे थे जो मोनिस्टिक एक कैरेक्टर है, अद्वैतवादी जो एक कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर के हिसाब से या फिर उस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होके वो रियलिटी को क्या बता रहे थे कि रियलिटी एक ग्रेट एक्सटेंट है, जहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि रियलिटी एक है, केवल एक, रियलिटी इज़ वन बट नॉट अ होल। रियलिटी एक है पर पूरा होल नहीं है, पूरा संपूर्ण चीज़ नहीं है रियलिटी। रियलिटी बस एक है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेन है, मैंने दुकान से ख़रीद के लाए हैं, पर मेरे पास जो ये एक पेन है इसके अलावा भी दुकान में और भी बहुत सारे पेन होंगे। तो वही बोला जा रहा है कि हमारा जो रियलिटी है वो एक है, केवल मात्र एक है, पर वो पूरा होल नहीं है, समग्र जगत नहीं है। ठीक है, ओके। सो द कंसेप्ट ऑफ होल, देखो यहाँ पे मार्क किया गया है, ये नेट 2020 के क्वेश्चन में आया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे मार्क किए होंगे। ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ अ होल इम्प्लाइज दैट देयर मस्ट बी पार्ट्स। तो क्या बोला जा रहा है, ये जो होल का कंसेप्ट है, जैसे मान लो कि हम जब भी किसी चीज़ को बताते हैं ना कि दिस इज़ अ होल बुक, दिस इज़ अ होल थिंग, तो तब क्या होता है, ऑब्वियसली मान लो कि ये एक पेन का कप है, ठीक है, तो इसके साथ ये पेन मिलके ये एक होल पेन बन जाता है। पर ये जो चीज़ें हैं ये तो पेन के ही पार्ट्स है, जैसे रिफिल होंगे, ये सारे सेपरेटली आप रख दो, पर जब आप उनको एक साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक होल बन जाएगा। मान लो कि आप एक सर्किल बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डोमिनोज काट के आपने रखा है, पर जब आप उनको सबको एक साथ ज्वाइन करते हो तो वो क्या बन जाता है, गोल राउंड शेप बन जाता है। ओके, सो वही बताया जा रहा है कि ये जो होल का कंसेप्ट है ये तो अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ क्या आएगा, किसका कंसेप्ट आएगा, पार्ट का भी कंसेप्ट आएगा। तो होल इज़ एक्चुअली कनेक्टेड विद द पार्ट, राइट। जैसे कि मान लो आपको होल मार्क्स में चाहिए कि जीआरएफ चाहिए, तो उसके लिए 230 या फिर 240 होने चाहिए। तो ये जो 240 होगा ये क्या एक यूनिट पर से आपको आ जाएगा, एक यूनिट आप पढ़ोगे तो आपके पास नहीं आएगा ना। तो आपको सारी यूनिट 10 यूनिट जो पेपर 2 के हैं, पेपर 1 के हैं, सारी यूनिट कवर करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये पार्ट मिल के तब जाके आपका होल आंसर या फिर होल रिजल्ट आएगा। ओके, नाउ क्या बोला जा रहा है कि ये जो होल का कंसेप्ट है ना, दैट इज़ एक्चुअली इम्प्लाइज दैट देयर मस्ट बी पार्ट। जैसे कि मैंने बताया बिना पार्ट का होल कैसे बन रहा है। मान लो कि आपका जो आप एक घर बना रहे हो, तो घर में मान लो 5-6 माले का फ्लैट है, तो वहाँ पे अगर जो ग्राउंड फ्लोर है वही नहीं बन रहा है तो कैसे वो 5 माला या 6 माला तक बनेगा, राइट। तो पहले तो आपको ग्राउंड फ्लोर बनाने पड़ेंगे, उसके ऊपर ही तो होंगे ना वो सारी बाकी के जो फ्लोर होंगे। तो वही बात है कि जब आपका होल आ रहा है मतलब उसके साथ पार्ट तो होगा, एक पूरा आप फ्लैट बोल रहे हो मतलब उसमें ग्राउंड फ्लोर तो होगा ही ऑब्वियसली। ओके, सो विच वेन ऑर्गेनाइज्ड एंड गिव द होल। तो ये होल जो है ये इम्प्लाइज हो रहा है पार्ट के साथ, जो ऑर्गेनाइज्ड होके ही एक्चुअल में होल बन रहा है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, पर ये यूजुअली कंसेप्ट है, पर विवेकानंद क्या बोल रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। अब ये कुछ अलग बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट इज़ परफेक्ट यूनिटी। तो एब्सोल्यूट जो है वो एक्चुअली परफेक्ट यूनिटी है, एंड देयरफॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन होल एंड पार्ट्स कंप्लीटली वैनिश। तो एब्सोल्यूट जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, एब्सोल्यूट, तो वो एक परफेक्ट यूनिटी है। तो जब हम परफेक्ट यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्टिंक्शन आ रहा था होल एंड पार्ट के बीच में ये कंप्लीटली गायब हो जाता है, ठीक है। सो द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इज अराइव्ड at by carrying the process of abstraction to its maximum possible limit, and that explain its strictly monistic character। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो जब हम इसका डिफरेंशिएट या फिर डिस्टिंक्शन गायब हो जा रहा है,
देन बोला जा रहा है कि ये जो एब्सोल्यूट है ना, ये एक्चुअली कैसे आ रहा है, ये एक्चुअली इस प्रोसेस के बिहाफ से आ रहा है विच इज़ कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो इस प्रोसेस के माध्यम से ये आ रहा है एब्सोल्यूट। एंड इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जितना पॉसिबल हमारा लिमिट है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। किस कैरेक्टर में, मोनिस्टिक कैरेक्टर में। ओके, सो यहाँ पे जो ब्रह्मा की या फिर ब्रह्मों की बात किया गया, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू विवेकानंद इट इज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम एंड कॉजेशन। हमें पता है कि जो ब्रह्मों के बारे में बात किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वो किसी भी टाइम से, किसी भी स्पेस से लिमिटेड नहीं है, राइट, हम वही बोलते हैं। एंड एज सच इट इज़ चेंजलेस, एंड ये चेंजलेस है, इसका कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी, इसका हम निर्गुण बोलते हैं, राइट, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ब्रह्मों का, कोई चेंज नहीं होता, कोई स्पेस टाइम से ये बाउंडेड नहीं है। ओके, so its being changeless does not mean that it remains the same in all point of time. चेंजलेस का मतलब ये नहीं है कि हर टाइम एक ही जैसा रहेगा। मान लो कि आप, अगर हम बोलते हैं ना एज के हिसाब से, तो मान लो कि आप अगर बता रहे हो कि किसी पर्सन का एज है 10 साल, ठीक है, तो आज से 2 साल बाद भी उसका 10 साल रहेगा, 3 साल बाद भी उसका 10 साल रहेगा, ऐसा तो नहीं, चेंज होगा। तो वैसे ब्रह्मा के टाइम पे या फिर ब्रह्मे के बारे में क्या होता है, उनके साथ चेंज होता है, पर वो चेंज ऐसा नहीं है कि वो अभी ब्रह्मा है, गॉड है, बाद में बदल के कुछ और बन जाएंगे, ऐसा नहीं, उनका फॉर्म का चेंज होता है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड इट मीन्स दैट द क्वेश्चन ऑफ टाइम इज़ इरिलेवेंट टू इट। अगर ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि वो चेंजलेस है, पर फिर भी वो सेम नहीं रहते हर टाइम पे, ठीक है, हर टाइम पे वो सेम नहीं रहते, तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि टाइम का जो बात आपने बताई वो तो इरिलेवेंट हो गया। फिर पहले तो आपने बता दिया कि टाइम, स्पेस या फिर कॉजेशन से ब्रह्म जो है बिल्कुल ही लिमिटेड नहीं है, उसके बियॉन्ड है। तो फिर अभी आप बोल रहे हैं कि ये चेंज होता है पर हर टाइम पे नहीं होता, या फिर हर टाइम पे ये सेम नहीं रहता है। पहले तो आपने बताया कि हमारा जो ब्रह्मा है वो स्पेस टाइम से बाउंडेड नहीं है, उसके बियॉन्ड है। पर अभी आप बता रहे हो कि ये जो हमारा ब्रह्म है ये चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा, टाइम के हर पॉइंट में ये सेम रहेगा। तो फिर तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये जो टाइम का कंसेप्ट है ये इरिलेवेंट हो गया फिर, ठीक है। तो फिर क्या बताया जा रहा है, दैट ऑल दिस subtleties of thought arises on account of our ways of apprehending God. In reality, God is neither the outside nature nor the inside nature, but God and nature and soul and universe are all convertible terms. You never see two things, it is your metaphorical words that have deluded you. अच्छा, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो चीज़ हम बोल रहे हैं ना, वो चीज़ एक्चुअली हमारा थॉट है, वो हमें ऐसे करके रियलाइज़ करा रहा है। गॉड इन रियलिटी में क्या है, वो ना ही तो हमारे आउटसाइड नेचर में है, ना ही हमारे इनसाइड नेचर में है गॉड। बट गॉड कैसे है, गॉड एंड उनका जो नेचर है एंड जो सोल है एंड हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, गॉड हमारा जो नेचर है, मतलब हमारा जो प्रकृति है, वो हमारा जो सोल है, ठीक है, सोल एंड हमारा यूनिवर्स जो कॉस्मोस है, ठीक है, ये जो है ये सारे एक कन्वर्टिबल टर्म्स है, ये सारे ही इक्विवेलेंट टर्म है, मतलब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ऐसा कभी भी नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे दो चीज़ है या फिर दो से ज़्यादा चीज़ है, ऐसा आप दिखा ही नहीं सकते। ये बस मेटाफोरिकल वर्ड्स है जिसका यूज़ करके हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं या फिर हम इंसान को डिल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो दैट इज़ वाई एब्सोल्यूट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड as indeterminate. You cannot properly attribute qualities to
the absolute. So to attribute characters to the absolute would amount to knowing the absolute, and knowing the absolute is nothing but a contradiction in terms. तो क्या बोला जा रहा है कि इसी वजह से जो absolute है ना, जो एकदम विमूर्त है, उसको हम डिस्क्राइब जो करते हैं वो एक्चुअली इनडिटरमाइंड हो जाता है. ठीक है, तो क्योंकि हम उसका प्रॉपर कोई एट्रीब्यूट, प्रॉपर कोई क्वालिटी नहीं दे सकते एब्सोल्यूट का क्या हम क्वालिटी दे, या फिर उसका क्या एट्रीब्यूट बताए, कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं बता सकते. तो इसीलिए उसका जो एट्रीब्यूट है या फिर कैरेक्टर है उसको हम जाने, जितने अमाउंट में हम जान पाते हैं, ठीक है, वो जो जान पाते हैं उसको ऐसे बोला जाता है नोइंग द एब्सोल्यूट. पर वो जो नोइंग द एब्सोल्यूट टर्म है ना, दैट इज़ एक्चुअली नथिंग, क्योंकि वो बस एक कॉन्ट्रडिक्शन है टर्म्स के बीच में, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कोई क्वालिटी, उसका कोई प्रॉपर एट्रीब्यूट हमारे सामने नहीं आता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई एब्सोल्यूट इज़ व्हाट, एब्सोल्यूट इज़ अननोएबल एंड इट डज नॉट एडमिट इवन इंटरनल डिवीजन. एंड ये कोई भी इंटरनल डिवीजन भी एडमिट नहीं करते हैं. बट एन अटेम्प्ट कैन बी मेड टू गिव अ वॉकिंग अ नियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट. बट एक कोशिश किया जा सकता है एब्सोल्यूट की एकदम नियरेस्ट डिस्क्रिप्शन देने की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, पर कम से कम थोड़ा सा हमें पता चले कि एब्सोल्यूट क्या है. लाइक शंकरा विवेकानंद ऑल्सो सेज दैट द एब्सोल्यूट कैन बी डिस्क्राइब एज सच चित आनंदो. तो हमें पता है कि यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बताया जाता है, सत, चित एंड आनंदो. सच क्या है, सत क्या है, सत इज एग्जिस्टेंस, ओके, एग्जिस्टेंस. चित क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना. एंड आनंदो क्या है, आनंद है ब्लिस, प्योर ब्लिस. ओके, तो ये जो 3 चीज़ है, इन 3 चीज़ों के बारे में जो हमारा वेदांतो है, अद्वैत वेदांतो, वहाँ पे बात किया जाता है एकदम प्रॉपरली. सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद, राइट. ब्रह्मा इज सच्चिदानंद स्वरूप. ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार. तो देखो क्यों मैं इतना डिटेल्स में बता रही हूँ, हर चीज़ के साथ हर चीज़ कनेक्टेड है. तो पहले से ही मैंने बताया कि टाइम तो लगेगा, पर आप सीखोगे. अगर मान लो कि कोई भी जगह पे आपको लग रहा है कि डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आया. ओके, अच्छा. सो लाइक शंकरा विवेकानंद ऑल्सो सेज दैट ये जो हमारा एब्सोल्यूट है वो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ना सच चित आनंद के थ्रू हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमें पता चल सकता है. सो द कंसेप्ट ऑफ सत मीन्स एग्जिस्टेंस एंड द चित मीन्स कॉन्शियसनेस. Existence and consciousness are similar to the Sat and Chit of Advaita Vedanta, जैसे कि मैंने बताया. But the concept of Ananda, bliss, has been greatly enriched by Vivekananda. पर आनंद या फिर ब्लिस के बारे में जो कंसेप्ट दिया गया है हमारा वेदांतो फिलोसफी में, यहाँ पे विवेकानंद उस चीज़ को थोड़ा सा एनरिच करके थोड़ा सा डिफरेंटली पोर्ट्रेट करते हैं. So partly under the influence of Buddhism and partly under the influence of Christianity, Vivekananda make love the essential core of bliss. तो विवेकानंद क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म से एंड क्रिश्चियनिटी दोनों जगह से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, ब्राह्मो समाज से भी वो इन्फ्लुएंस हुए हैं और वेदांत से भी वो इन्फ्लुएंस हुए हैं. तो वहाँ से वो थोड़ा सा लव केयर जैसे हमने पढ़ा है ना, तो विवेकानंद वहाँ से थोड़ा सा लव देते हैं, एसेंशियल कोर ऑफ ब्लिस. तो क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लिस या फिर आनंद है वो एक्चुअली क्या है, दैट इज़ एक्चुअली लव. पर वेदांतों में जो आनंद का कंसेप्ट है, ब्लिस का कंसेप्ट है, वो कुछ डिफरेंट है. ब्लिस प्योर जो हमारा एकदम क्या बोलते हैं, एकदम पिंड ऑफ साइलेंस, तो वैसा एक फील होता है. जैसे मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एकदम लगातार 2-3 घंटा पढ़ के आते हो ना जब, तो एक बहुत अच्छा फील होता है. पता नहीं क्यों पर होता है ये चीज़. जब आप एकदम लगातार 3 घंटा या 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ के उठते हो कि हाँ आज तो मैंने बहुत
जमदार पढ़ाई की है। तो वो जो एक फीलिंग्स है दैट इज़, तो वहाँ पे वेदांतों में जो ब्लिस है या फिर आनंद है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा उस टाइप का है, उसमें डीपर है ऑब्वियसली। पर यहाँ पे विवेकानंदो फिर ये जो आनंद या फिर ब्लिस वर्ड है इसको कैसे कंसिडर करते हैं, इज़ इन लव, लव के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो ये भी मार्क है, ये जो वेस्ट बंगाल सेट है वहाँ पे 2022 में क्वेश्चन आया था दैट विवेकानंदो asserts दैट आनंद इज इन लव, ठीक है। तो ये किसने बोला है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यहाँ से तो assertion रीज़न भी आ सकता है, एकदम आ सकता है। ओके, सो द रेफरेंस to love take us to the consideration of the other aspect of विवेकानंद's philosophy of God। तो हमने पहले ही दो चीज़ देखी कि रियलिटी एंड गॉड, तो यहाँ पे जो लव का कंसेप्ट वो लेके आए, तो वहाँ से हम एक दूसरा एस्पेक्ट पे जाते हैं या फिर कंसिडर करते हैं विच इज़ गॉड। सो टू इट्स मोनोथियस्टिक एस्पेक्ट विवेकानंद assert दैट एब्सोल्यूट and the impersonal Brahma is looked upon by the mind as the creator, ruler and the destroyer of the world and as its complete cause। देखो ये चीज़ ना हम पूरा वेदांतों में पढ़ेंगे कि वो जो है, जो ब्रह्म है वो क्रिएटर है, वो रूलर है, वो खुद ही इस दुनिया को, वर्ल्ड को ख़त्म करते हैं, खुद ही बनाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे या फिर पढ़ के आए हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो गॉड है ना, जिसको हम एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, तो ये एब्सोल्यूट जो गॉड है दिस इज़ इम्पर्सनल ब्रह्म, पर्सनल नहीं है, मेरा खुद का गॉड नहीं है, इम्पर्सनल है। एंड इट इज़ लुक्ड अपॉन द माइंड, बाय द माइंड एज द, ये हमारे जो क्रिएटर है, जो रूलर है या फिर जो डिस्ट्रॉयर है वर्ल्ड का, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इन सब का कॉज कौन है, ये एब्सोल्यूट इम्पर्सनल ब्रह्म, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो व्यूड एज सुप्रीमली गुड एंड लविंग। तो ये जो ब्रह्म है इसको क्या बोला जा रहा है, ही इज़ सुप्रीमली गुड, बहुत ही सुप्रीम, एकदम अल्टीमेट लेवल पे ये गुड है, अल्टीमेट लेवल पे ये लविंग नेचर के है। एज वन हु इज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज क्रिएशन, तो वो अपने जो क्रिएशन है, जो चीज़ वो बना रहे हैं उसको फिर तोड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, उसका खुद ही वो राजा है उस चीज़ का, और अपनी जो क्रिएशन है उस चीज़ का वो मज़ा लेते हैं या फिर उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस वर्ल्ड बना के छोड़ दिया, उसके बाद उस वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं। वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो देखते हैं कि कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है। हम नहीं बोलते कि भगवान सब कुछ देख रहा है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, दैट भगवान ने ही बनाया है इस दुनिया को, वही तोड़ते हैं फिर वो बनाते हैं, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता आया है। सो thus, along with the impersonal nature of the absolute, a belief in personal God also emerge। तो ये जो हमारा एक impersonal nature है of the absolute और of the God, तो यहाँ से हमारा एक दूसरा भी belief emerge होता है जो है हमारा पर्सनल गॉड का बिलीव, ठीक है। इनफैक्ट जैसे कि मान लो कि हो सकता है कि यूनिवर्सल गॉड है, पर मान लो कि स्पेसिफिकली आप किसी एक ही भगवान को मानते हो, जिनके पास ही आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनके साथ शेयर करते हो, आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, प्रॉपर कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। कुछ भी हो आप बोलते हो यार भगवान मैंने तो बहुत मेहनत की, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो दिस इज़ कम्युनिकेशन। तो आप किसी एक पर्टिकुलर भगवान के साथ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आप पढ़ाई ना करके हर मंदिर के दरवाजे जाके बोल रहे हो भगवान मुझे जीआरएफ दिला दो, भगवान मुझे जीआरएफ दिला दो, ऐसा तो नहीं है। आपका कोई फेवरेट भगवान होगा जिनका ही आप पूजा कर रहे हो, या आपका कोई फेवरेट पर्सन होगा जिसको आप भगवान के रूप में पूछ रहे हो, राइट। तो उनके साथ ही आप कम्युनिकेट कर रहे हो। सो ये जो चीज़ है दिस इज़ एक्चुअली पर्सनल गॉड। तो ये जो इम्पर्सनल एब्सोल्यूट का कंसेप्ट है, यहाँ से एक दूसरा कंसेप्ट भी इमर्ज हो रहा है विच इज़ द पर्सनल गॉड का कंसेप्ट, ठीक है। सो इनफैक्ट विवेकानंद बिलीव्स दैट द रिलीजियस आर्चेस and
aspiration of man demand satisfaction, that demand can be met only by a personal God. तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जो रिलीजियस एक चीज़ है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्चुअली सेटिस्फेक्शन चाह रहा है। तो क्या हो रहा है, जब मान लो कि वो सेटिस्फेक्शन चाह रहा है एंड जो हमारा गॉड है वो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे वक्त है, ठीक है, मान लो सारे भगवान हैं, सारे भगवान के पास बहुत सारे वक्त है, पर हम किसी एक भगवान को मान रहे हैं या फिर उनसे मानो कि हमने कोई विश मांगा, वो फुलफिल हो गया। जैसे ही वो फुलफिल हो जाता है ना, हम भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा कृष्ण जी तो मेरा हर काम बना देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ट्रस्ट। तो इसीलिए ये जो हमारा ह्यूमन बीइंग का एक सेटिस्फेक्शन का डिमांड है ना, तो ये जो चीज़ है ये ऑब्वियसली पर्सनल गॉड के थ्रू ही फुलफिल होंगे, तो वही बताया जा रहा है। सो इन शंकर अद्वैतो वेदांतो also the concept of God has been given a place, but their God has been conceived as a product of ignorance and maya, and as such is not real from the real point of view. So the paramarthika drishti, but Vivekananda believes that absolute and God are not two, that God is not a creation of maya, that God इज़ नॉट अ क्रिएशन ऑफ माया। तो क्या बोला जा रहा है कि जो अद्वैत वेदांत व्यू है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये जो हमारा गॉड है तो उसको क्या बोला जा रहा है, वहाँ पे गॉड को बोला जाता है अद्वैत वेदांतों में अ प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड माया। हमको पता है अविद्या या फिर जो माया है, जो अटैचमेंट है, जिसके वजह से हमारे लाइफ में इतने सफरिंग हो रहे, ये सब का एक प्रोडक्ट है भगवान, यही बोला जा रहा है। पर यहाँ पे वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्चुअली माना नहीं जा रहा है। एंड जो हमारा पारमार्थिक दृष्टि से हम चीज़ों को देखते हैं, जो हमारा पारमार्थिक दृष्टि है, फिर व्यवहारिक दृष्टि है, जिसके बारे में अद्वैत वेदांत में बात कर रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है रियल नहीं है। बट विवेकानंद क्या बोल रहे हैं, ही बिलीव्स दैट एब्सोल्यूट एंड गॉड आर नॉट टू। एब्सोल्यूट एंड गॉड ये दोनों सेपरेट चीज़ें नहीं है। गॉड एक्चुअली कोई भी क्रिएशन ऑफ माया नहीं है। गॉड क्रिएशन ऑफ माया बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। सो दिस डिस्टिंक्शन श्योरली अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरेंस और आवर लिमिटेड वेज ऑफ एप्रीहेंशन, बट नॉलेज मीन्स द रियलाइजेशन ऑफ इररिलेवेंस ऑफ सच अ डिस्टिंक्शन। तो क्या बोला जा रहा है कि विवेकानंद श्योरली बोल रहे हैं कि गॉड जो है इज़ नॉट अ क्रिएशन ऑफ माया, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो इग्नोरेंस का अकाउंट है ना, ये बिल्कुल ही हमारा लिमिटेड है। एंड जो हमारा नॉलेज है वो क्या है, हमारा नॉलेज एक्चुअली रियलाइजेशन है किस चीज़ का, इररिलेवेंस का। और ये सब जो हमारा डिस्टिंक्शन हो रहा है पहले से, ये सब चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हम कि ये डिस्टिंक्शन का कोई ज़रूरी ही नहीं था, ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल बेफिजूल था, ठीक है। तो मेटाफिजिकली स्पीकिंग रियलिटी इज़ एब्सोल्यूट ब्रह्मा एंड द सेम रियलिटी व्यूड फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ गॉड। तो ये जो रियलिटी है ये एक्चुअली ब्रह्मा है, एंड ये जो सेम रियलिटी हम देख रहे हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, यही एक्चुअल में गॉड है। एंड गॉड जो है हु इज़ सुप्रीमली रियल, गॉड हमेशा ही सुप्रीमली रियल है। एंड ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इट इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डिवोशन एंड वर्शिप। हम जो भगवान को मान रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, उनका डिवोशन कर रहे हैं, उस चीज़ का ही ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कौन ना, गॉड जो सुप्रीमली रियल है, ठीक है। That is why Vivekananda emphasizes the all-pervasive nature of God. God is present everywhere in everything. जैसे बोला जाता है कि भगवान हर एक चीज़ में बसते हैं। ये चीज़ हमें पता है, बचपन से हम सुन के आ रहे कि हर एक चीज़ पे भगवान बसता है, हर एक इंसान के अंदर भगवान बसते हैं, राइट। तो वही बोला जा रहा है कि गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। Through his control, the sky expands,
through his control the air breathes, through his control the sun shines, and through his control all life. So गॉड के कंट्रोल के हिसाब से ही जो है हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा धरती है वो चल रहा है, फिर जो हर रोज़ सुबह सूरज उगता है वो होता है। हमारा जो लाइफ है, हम आज भी ज़िंदा है क्योंकि भगवान चाह रहे हैं हम ज़िंदा रहे। इसीलिए जिस दिन भगवान नहीं चाहेंगे उस दिन हम और अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारे चीज़ों पे कंट्रोल कौन रख रहा है? गॉड ही रख रहे हैं ऑब्वियसली। सो ही इज़ द रियलिटी इन नेचर एंड ही इज़ द सोल ऑफ योर सोल, ठीक है। ये जो है रियलिटी ऑफ नेचर है एंड हमारे सोल का भी सोल है गॉड। अगेन ही सेज दैट द एब्सोल्यूट इज़ दैट ओशन, एब्सोल्यूट जो है एक समुंदर है, वाइल यू एंड आई, जहाँ पे मैं और आप, एंड सन एंड स्टार्स एंड एवरीथिंग एल्स आर वेरियस वेव्स ऑफ दैट ओशन। तो फिर जहाँ पे एक एब्सोल्यूट एक ओशन है, एक समुंदर है, जहाँ पे मैं, बाकी सारे लोग, बाकी जो सूरज है, तारा है, बाकी जितने भी चीज़ें हैं, सब कुछ क्या है? सब कुछ वो वेव की तरह है, जो समुंदर में लहर नहीं आते हैं उसकी तरह है, ठीक है। एंड व्हाट मेक्स द वेव डिफरेंट, एंड ये जो डिफरेंट चीज़ें हो रही है, डिफरेंट नहीं होता। एक वेव बहुत छोटा सा आ रहा है, एक लहर बहुत ही बड़ा सा आ रहा है, तो ये जो वेव के बीच में डिफरेंट हो रहा है, ये किस बिहाफ पे हो रहा है? व्हाट मेक्स द वेव डिफरेंट? ओनली द फॉर्म, किस फॉर्म पे आ रहा है, बस वही चीज़ डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, कि कौन से फॉर्म पे आ रहा है। एंड दैट फॉर्म इज़ टाइम, एंड वो फॉर्म क्या है? टाइम, स्पेस, कॉजेशन एंड ऑल एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द वेव। तो कौन सा टाइम, स्पेस, कॉजेशन सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? उस वेव पे, ठीक है। तो ओनली द फॉर्म, डिफरेंट क्या बना रहा है? उस वेव को डिफरेंट कौन बना रहा है? किस टाइम पे आ रहा है, किस स्पेस से आ रहा है, कौन से कॉजेशन पे आ रहा है, वही बस उस वेव को डिफरेंट बना रहा है अदर वेव से, ठीक है। तो ये रहा विवेकानंदों का रियलिटी एंड गॉड कंसेप्ट। मैं इसका भी PDF अपलोड कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है? आप जब ये पढ़ोगे फिर आप PYQ में देखोगे ना, यहाँ से पूरा क्वेश्चन आया है, एब्सोल्यूट इज़ रियल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।